चलो स्टार्ट। हाँ एक सेकंड मैं थोड़ा सा ऑफ ही हूँ मेरे को। बहुत चिपक गए। ओके चलो सही। चलो 1 2 3 गो स्टार्ट। ये हाथ हटाओ ना अपना। हाँ 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीवन। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत दिन से हमने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई कि जिस पे हम ज़रा सा कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस करें। और आज का जो टॉपिक है, प्लीज़ डू स्टे टिल द एंड बिकॉज यू विल रियलाइज़ कि आप जो है वो बहुत सी बातें हम बीच में करते हैं ऐसी कि जो अक्सर लोग कहते हैं कि अरे ये पार्ट तो हमने मिस कर दिया, इसलिए बिकॉज यू डिडंट रीच टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमने अगेन अपने सर्कल में जो लोग हैं उनसे बातचीत करके, अपने फ्रेंड से बातचीत करके, और बहुत से उन लोगों से भी बात की है जो कि आउटसाइड ऑफ आवर कल्चर यानी वाइट पीपल, तो उनका भी ओपिनियन इस टॉपिक पे लिया है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि वाई आर पीपल लीविंग कैनेडा। और आज का जो ये टॉपिक है ये खासकर साउथ एशियन पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से ही बात हो रही है। तो हम जो है वो इसमें डिफरेंट बातें आपको बताएंगे कि वो क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक बात पहले कर लें जो कि बहुत ज़रूरी है। आपसे एक फेवर चाहिए, वो ये कि लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। इट्स फॉर फ्री, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को एक तो मोटिवेशन मिलेगी और हम अपना कंटेंट जो है वो इम्प्रूव कर सकेंगे, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी एज वेल। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट पोस्ट करेंगे इस चैनल पे। अच्छा, हम किस तरह का कंटेंट पोस्ट करते हैं इस चैनल पे? इस चैनल पे हम कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू हाउ डू यू गो अबाउट मूविंग टू नॉर्थ अमेरिका, यहाँ सेटलिंग के चैलेंजेस, सेटल होने के तरीके। और ये सब हमको कैसे पता है? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कैनेडा, कैनेडा टू नाउ लिविंग इन यूएस। तो इसलिए ये सारे एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करते हैं और इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। Anyways, let's get going into the first major challenge as to why people are leaving Canada. उसमें एक चैलेंज जो है वो ये है, इट्स अराउंड नॉट बीइंग एबल टू फाइंड डिजायर्ड जॉब्स। अच्छा, वो क्यों है? उसकी वजह यह है कि कनाडा जो है उसका इमिग्रेशन सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट इमिग्रेशन सिस्टम ग्लोबली। यस। शायद सेकंड पे आता होगा, प्रॉबली इट्स ऑस्ट्रेलिया और मे बी एट सम लेवल इट्स जर्मनी एज वेल। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया दोनों प्रॉब्ली, बट कनाडा जो है वो टॉप रैंकिंग में आता है। एक दूसरा है कि कनाडा वो कंट्री है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स भी रिसीव करता है। तो उनका इमिग्रेशन का कोटा जो है वो बहुत ज़्यादा भी है कंपेयर टू दीज अदर कंट्रीज जिसकी मैंने बात की है। उसकी वजह से बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। तो एक तो बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, और ये जितने भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ये बहुत जो है अच्छी तरह से क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं, बिकॉज इनका क्राइटेरिया जो है ऐसे ही है कि दे वॉन्ट टू ब्रिंग इन पीपल हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू द इकोनॉमी, एंड दे आर वेरी क्वालिफाइड। तो होता ये कि कंपेरेटिवनेस बहुत बढ़ जाती है। इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितनी फॉर इंस्टेंस यूएस की होगी अगर यूएस से कंपेयर करें। कनाडा की इकोनॉमी बड़ी है स्पेशली कंपेयर टू साउथ एशियन कंट्रीज़, बट इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें जो है आपको ईजिली जॉब्स आराम से मिल जाए। तो कंपेरेटिवनेस ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे हाईली स्किल्ड लेबर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और जॉब्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो होता है कि हर जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ज़रूरी नहीं है आपको अपनी पसंद की जॉब मिले। तो एक ही चैलेंज है। दूसरा ये है कि बहुत सी डिग्रीज ऐसी हैं जिसमें यहाँ आपको आके फिर से पढ़ना पड़ता है सिरे से। उसमें एक डिग्री है मेडिकल की। आप जितनी अच्छे डॉक्टर क्यों ना हो जाएं अपने कंट्री में, कितनी आपने क्वालिफिकेशंस क्यों ना हासिल कर ली हो, अगर आपने कनाडा की मेडिकल की क्वालिफिकेशंस हासिल नहीं की तो आप यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसी तरह अकाउंटेंसी या लॉयर, ये सारी डिग्रीज अगर कोई लेकर आता है तो उसको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। हमारे लिए फिर आसान था क्योंकि हमने तो MBA किया हुआ था, विच इज़ रिलेटिवली अ जनरल डिग्री, तो उसको जो है हमको फिर से रेप्लिकेट नहीं करना पड़ा। हमने वी यूज्ड आवर एक्सपीरियंस और उसके बलबूते पे हमको जॉब मिल गई। हाउएवर अगर आप इस तरह की कोई डिग्री लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको यहाँ से फिर से शुरू करना पड़ेगा, तो हो सकता है बहुत से लॉयर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ आते हैं और कहते हैं यार बस आई कांट डू लॉ अगेन, आई रादर जस्ट स्टार्ट रियल एस्टेट बिजनेस, और या मैं अपनी कोई और जॉब चेंज कर लूँ या फील्ड चेंज कर लूँ, मैं HR में आ जाऊँ, मैं किसी और फील्ड में आ जाऊँ। तो इसमें बहरोज़ में आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि कन्विक्शन की बहुत ज़रूरत है। यानी कि यू रियली नीड टू बी सुपर श्योर अपनी फील्ड से रिलेटेड। आपको इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप कनाडा या दुनिया में आप कहीं भी जा रहे हैं जहां आपको मालूम है कि आपको एक चैलेंज होगा अपनी फील्ड में वापस घुसने में, तो उस केस में या तो आप इतने ज़्यादा कन्विंस्ड हों और इतना कन्विक्शन है आपके अंदर कि आप कहें कि नहीं, मैंने ये पूरी जो भी व्हाटएवर इट टेक्स, आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि मैं कोई भी जो है वो कोता मतलब इसमें कोई भी कमी नहीं
छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, मैं आई विल मेक श्योर कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं उनको दोबारा से करूं, चाहे वो पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे वो दोबारा से टू अपग्रेड योर सेल्फ, अपस्किल योर सेल्फ, या जो भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो करना ज़रूरी है, तो वो मैं करूँगा. एंड आई नो सम पीपल बाय द वे हु डन इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नो समवन हु वाज अ लॉयर, अ फ्रेंड्स वाइफ हु बेसिकली came here and did everything all over again, and she's basically a practicing lawyer right now, and she's based out of Calgary. तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि ऐसी एग्जाम्पल्स हैं. फिर हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं, दे वर कपल हु वर डेंटिस्ट्स एंड दे बेसिकली केम टू कैनेडा, एंड थ्रू आउट देयर टाइम दे वर जस्ट trying to upgrade themselves. उन्होंने एग्जाम्स वगैरह भी दिए, लेकिन I don't know what was the reason, but they ended up going back to Pakistan because they felt कि वो लोग वहाँ पर ज़्यादा बेहतर जो है वो यानी कि इनकम लेवल्स उनके ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं, वो ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, और वो फिर अपने बच्चों को लेके दे वेंट बैक, और दे बोथ वर डेंटिस्ट्स. तो ये ऐसी एग्जाम्पल्स हैं. लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कितना कन्विंस्ड हैं अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए. और बाय द वे बेरोज, ये आई डोंट थिंक इट्स ओनली रेलिवेंट टू दोज फील्ड्स जिसमें कि आपको अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है. आई थिंक इट्स ऑल्सो रेलिवेंट टू पीपल लाइक अस, जो कि इवन विद MBAs एंड मास्टर्स जो आ रहे हैं, एंड राइट अवे आपको जॉब नहीं मिलेगी. प्लीज़ गेट दिस आउट ऑफ योर हेड. बहुत रेयर हो गया है अब तो, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है, और जितने इमिग्रेंट्स कैनेडा ले रहा है उसमें देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर 500 इमिग्रेंट्स हैं उसमें कॉम्पिटिशन कम है कंपेयर टू अगर आप 1000 इमिग्रेंट्स में आ रहे हैं, या अगर आप 100,000 इमिग्रेंट्स में आ रहे हैं, तो इमेजिन करें कि आपको कितना कंपटीशन मिलेगा. वो सारे इमिग्रेंट्स आके लैंड कर रहे हैं कहाँ? ऑन्टेरियो में. तो उस वजह से जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो इट टेक्स अ वाइल फॉर यू टू गेट अ जॉब, और जब जॉब का टाइम जब उसमें लग रहा होता है तो अ लॉट ऑफ पीपल गेट डीमोटिवेटेड. सो उस केस में फिर ये बहुत होता है कि हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर मी, या मैं क्यों आ गया, या मैं क्यों आ गई, एंड आई नीड टू गो बैक. अच्छा, थैंक यू बतूल फॉर सेइंग दैट, बिकॉज येस द वे आई सेड इट सीम्ड कि सिर्फ डॉक्टर्स या लॉयर्स को ही मसला होगा, बट हम जैसों को भी मसला इस तरह से होता है. फॉर इंस्टेंस द काइंड ऑफ लेवल वी आर एट बैक होम, या जहाँ से भी हम आते हैं, वो लेवल या वो हायरार्की आपको एग्जैक्टली यहाँ नहीं मिलती. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. कुछ लोगों को मिल भी जाती है इफ़ यू आर वेरी लकी, बट लक हैज़ टू प्ले अ बिग रोल एज वेल. और उसकी वजह एक सिंपल ये भी है कि आपके पास चूँकि नॉर्थ अमेरिकन एक्सपीरियंस नहीं है, और यहाँ मार्केट डिफरेंट तरह से ऑपरेट करती है, यहाँ डिफरेंट कंज्यूमर्स हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस है. उसके लिए जो है, अगर आप वहाँ लेट्स से कोई डायरेक्टर थे तो यहाँ दे विल हायर यू ऑन अ सीनियर मैनेजर लेवल. अगर आप वहाँ सीनियर मैनेजर थे तो यहाँ मैनेजर लेवल या एक लेवल नीचे. तो 1 से 2 लेवल नीचे जो है वो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आप आराम से आ जाएंगे. और ये एक और चैलेंज है, लोग जो आते हैं वो यहाँ बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं कि यार बस मैं आऊँगा और मैं जो हूँ आई विल बी सेटल हेयर, आई विल हैव अ फॉरेन पासपोर्ट एंड ऑल. तो चूँकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, उस एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जो है वो फेलियर आपको नज़र आता है. ऐसा नहीं कि फेलियर है, फेलियर नहीं है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि आप आएंगे, 1-2 लेवल आप स्टेप डाउन लेंगे अपने लेवल से इन जॉब, एंड देन यू विल स्टार्ट बिल्डिंग बैक अगेन. सिमिलरली दिस इज़ व्हाट हैपेंड फॉर मी एज वेल. आई स्टार्टेड विद 2-3 लेवल्स डाउन, एंड इन नो टाइम आई मेड इट बैक अप. तो इट इज़ पॉसिबल. इट्स जस्ट दैट कि अगर आप वो एक्सपेक्टेशन रख के आएंगे कि यार मुझे अपनी मर्ज़ी की जॉब चाहिए, तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने 1-1 साल यहाँ जॉब ही नहीं की. दे हैड इनफ मनी टू लेट देम वर्क आउट द इंटायर ईयर, और वो बिल्स पे करते रहे, बट उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी कि उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया. मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो थी. मैंने कहा था आई विल कम हेयर, वील मेक गुड लाइफ हेयर, एंड वील स्टार्ट फ्रॉम वट एवर इट टेक्स अस टू स्टार्ट. और हमने बिल्कुल सिरे से और नए सिरे से या नए स्टफ से स्टार्ट किया, एंड वी एंडेड अप मेकिंग एंड डूइंग प्रीटी वेल. उसमें मैं एक और बात ऐड करती चलूँ क्योंकि टॉपिक ये निकल आया है, तो आप हमारी एक वीडियो चेकआउट कर सकते हैं जो हमने स्प्लिट पे बनाई है, टू बेसिकली कि स्प्लिट अरेंजमेंट जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कहते हैं. तो मेरा और बेरोज का तो खैर वो एक सिचुएशन वो भी थी कि जब हम कनाडा आए थे तो आई मूव्ड फर्स्ट विद द किड्स, एंड वेदर और नॉट दैट वाज द राइट डिसीजन और नॉट एट द टाइम, ये एक अलग डिस्कशन है फॉर अनदर डे. लेकिन जो मैं अभी बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमने, क्योंकि वी वर सो कन्विंस्ड ऑन आवर डिसीजन, कि आई रिमेंबर कि मुझे बहुत से फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे अपने पेरेंट्स ने भी, बल्कि बहरोज़ ने भी मुझे इस बात पे वो किया था कि बतूल व्हाई डोंट यू मूव विद मी बैक टू पाकिस्तान. एंड अगेन यू विल गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव इफ़ यू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज आज इट्स नॉट द टाइम टू टेक यू इनटू द डिटेल्स. बट मैं ये बताना चाह रही थी कि आई वॉज सो कन्विंस्ड कि मैंने बहरोज़ से कहा था, बहरोज़ इट डजंट मैटर, आई जस्ट वॉन्ट टू मूव एंड गिव माई चिल्ड्रन अ गुड लाइफ एंड माई सेल्फ अ गुड लाइफ, एंड आई रियली वॉन्ट टू मेक इट वर्क. तो देखें, द आइडिया इज़ नॉट टू कम विद हाई एक्सपेक्टेशंस एज वेल कि यहाँ पे कोई बहुत रोजी पिक्चर है या सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा, बट द कन्विक्शन दैट यू विल मेक इट हैपन फॉर योर सेल्फ. तो इवन द फैक्ट दैट आई वाज़न्ट वर्किंग एट द टाइम, आई वॉज विलिंग टू टेक अप एनी रोल, एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी थिंग, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. तो
ये माइंडसेट जो है ना, ये होना बहुत ज़रूरी है टू बी एबल टू सक्सीड हियर. अगर आप इस माइंडसेट के साथ नहीं आते हैं तो फिर तो येस, इट इज़ अ बेटर चॉइस टू गो बैक टू वेयर एवर यू केम फ्रॉम, बिकॉज देन इट्स अ गुड चॉइस कि आप जो कर रहे हैं वो आप अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं टू मेक इट मोर सिक्योर, बिकॉज यहाँ यू आर नॉट गेटिंग दैट. अच्छा, अगला पॉइंट जो विच आई वांट टू ब्रिंग इन इज़ अराउंड इकोनॉमिक्स, विच इज़ के पैसा जो है वो यहाँ कम बनता है वर्सेस स्पेशली अगर आप मिडल ईस्ट से कंपेयर करें, तो वो एक और चैलेंज है. इस वजह से भी बहुत से लोग जो है वो कनाडा छोड़ जाते हैं. अच्छा, इसमें मैं एक बात ये भी करता हूँ कि क्यों कनाडा जो है वो एक अच्छी जगह है इमिग्रेट करने के लिए, क्योंकि आपको फ्रॉम फाइनेंशियल्स या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको यूएस का एक्सेस भी मिल जाता है, जो कि हमने भी इवेंचुअली जो है उसको लेवरेज किया है, विच इज़ वी मूव टू यूएस, बिकॉज कनाडा से यूएस मूव करना जो है रिलेटिवली आसान है. तो अगर आपको कनाडा में लगता है कि कनाडा में फाइनेंशियल चैलेंजेस हो गए, आप कनाडा को स्टैंड अलोन ना देखें, आप कनाडा को एज नॉर्थ अमेरिकन इकोनॉमी देखें, क्योंकि आप यूएस में भी टैप कर सकते हैं. बट इन एनी केस कनाडा में रहते हुए जो है इनकम लेवल्स रिलेटिवली कम है, टैक्सेशन हाई है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है. अच्छा, इस पर सब पे बारी बारी बात करते हैं. कॉस्ट ऑफ लिविंग पे पहले बात करते हैं कि क्यों ज़्यादा है. कॉस्ट ऑफ लिविंग की मेन वजह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो ऐसी कम्युनिटीज़ में रहें जहाँ बाकी इमिग्रेंट्स भी हों. ऑफ कोर्स आप किसी बिल्कुल ही एक स्ट्रेंज इलाके में जहाँ आप किसी और को नहीं जानते हो, आपके कलर का कोई और ना हो, लेट्स से हम जो हैं साउथ एशियंस हैं, कोई और साउथ एशियन ना हो, और आप वहाँ जाके रहना पसंद नहीं करेंगे. आप कोशिश करेंगे कि मैं वहीं रहूँ जहाँ मुझे अपनी कम्युनिटी मिल सके, अपनी मॉस्क मिल सके, अपना मंदिर मिल सके, 100%. अपनी तरह की अपनी पसंद की ग्रोसरी मिल सके. वो सब करने के लिए देर इज़ अ लिमिटेड एरिया जहाँ सारे जो देसीज़ हैं वो आके रहते हैं और सेटल होते हैं. तो आपको उन्हीं में जो है वो अपनी स्पेस बनानी है. तो वो स्पेस जो है वो कम से कम होती जा रही है और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है. और चूंकि वो स्पेस ऐसी है कि उसी के इर्द गिर्द इकोनॉमी भी काम करती है, क्योंकि जॉब्स भी सारी वहीं एग्जिस्ट करती हैं. अच्छा, कनाडा में अनलाइक यूएस काफ़ी स्प्रेड भी है. ईस्ट कोस्ट पे एक अलग पट्टी है जिस पे बिजनेस होता है, वेस्ट कोस्ट में अलग है, साउथ अलग है. कनाडा का जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमी है वो ओंटारियो में है. ओंटारियो की भी बड़ी इकोनॉमी जो है वो जीटीए में, विच इज़ ग्रेटर टोरंटो एरिया. अच्छा, इस पर बतूल ने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें उसने समझाया कि ग्रेटर टोरंटो एरिया क्या है और उनमें कौन कौन से शहर हैं. बट द आइडिया इज़ इन्हीं ग्रेटर टोरंटो एरिया के आसपास ही सारे देसीज रहते हैं. तो मेरी भी यही कोशिश थी और हमारी भी यही कोशिश थी कि हम यहीं रहें. नाउ आई कैन गो एंड वी कैन गो लिव फर्दर अवे, और उसमें हमको हमारी हाउस ऑफ लिविंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो आधी हो जाए. बट देन वी डोंट वांट दैट लाइफ, राइट? वी वांट टू बी इन अ प्लेस जहाँ हम रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या लोगों के साथ हों. तो उस वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई, विच इज़ अगेन अ चॉइस. आई कैन मेक अ चॉइस ऑफ मूविंग फर्दर अवे, जो कि हम फॉर इंस्टेंस यूएस में फिर भी कर रहे हैं. हम यूएस में जो है वो मेन सिटी से दूर रहते हैं. बट इन कनाडा हमने ये प्रायोरिटी थी हमारी कि हम जो है वो मेन सिटी के पास रहेंगे जहाँ देसी ज़्यादा है. तो ये होगी कॉस्ट ऑफ लिविंग. इसकी वजह से मेजर वजह है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग लोग जाना चाहते हैं वापस. अच्छा, दूसरा जो है टैक्सेशन हाई. टैक्सेशन इसलिए हाई है क्योंकि जो इकॉनमी है कनाडा की वो बनी है अराउंड टैक्स पेयर्स जो कि सैलरीड हैं. हाउएवर अगर आप अपना बिजनेस करेंगे तो आपका टैक्स जो है वो कम होगा. तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपना प्रोफेशन छोड़ देते हैं और यहाँ आके सोलोप्रेन्योर बन जाते हैं. लेट्स से रियल एस्टेट का काम शुरू कर देते हैं, या कोई और ऐसा काम शुरू कर देते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क शुरू कर देते हैं, कोई कंसल्टेंसी का काम शुरू कर देते हैं, कोई ट्रक का काम शुरू कर देते हैं. सो एज लॉन्ग एज यू आर ओपन टू दैट, तो आप अपना टैक्स रेट भी आराम से कम कर सकते हैं एंड यू कैन मैनेज इट. सो अमूमन लोग कहते हैं कि टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है. हाँ, ऑब्वियसली सैलरीड लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है, बट टैक्स रेट कम करने के भी तरीके हैं. तीसरी चीज़ जो है वो है इनकम लेवल्स. इनकम लेवल जो है वो रिलेटिवली कम है. दैट इज़ ट्रू, इनकम लेवल्स कम है. हाउएवर यहाँ ये भी ज़रूरी है कि दोनों स्पाउस काम करें. फॉर इंस्टेंस जब हम दुबई में थे तो आई वॉज वर्किंग एंड मेरी इनकम वॉज गुड इनफ फॉर द मोस्ट पार्ट के बतूल को काम करने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ रही थी. एंड देन वी हैड यंग किड्स एज वेल, सो वी डिसाइडेड नॉट टू डू इट. हाउएवर यहाँ ये करना जो है मुश्किल है. तो यहाँ आके मैं और बतूल दोनों वी बोथ ऑफ अस स्टार्टेड वर्किंग, बोथ ऑफ अस स्टार्टेड अर्निंग. तो हम दोनों की सैलरीज मिला के ऑब्वियसली वो दुबई लेवल जो हमारी इनकम थी उसमें मैच नहीं होती. हाउएवर लेट मी से दिस दैट फ्रॉम वेल्थ अक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी और बतूल की जो वेल्थ है इट हैज़ इंक्रीज्ड फार मोर इन कैनेडा देन इट यूज्ड टू बी इन दुबई. और उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं कि इनकम लेवल्स हमारे जो हैं वो यहाँ ज़्यादा हैं, यहाँ इनकम लेवल्स दुबई से कम है. बट दुबई में स्पेंडिंग एवेन्यूज़ और द चैलेंज विद रिगार्ड्स टू के कीपिंग अप विद द जोन्स, कि उसने यहाँ बड़ा घर ले लिया, उसने बड़ी गाड़ी ले ली है, उस चक्कर में जो है उस रेस में आप स्पेंड करते रहते हैं. जबकि यहाँ आके देयर इज़ मोर फ्रूगैलिटी का कल्चर है कनाडा में जो एग्जिस्ट करता है और जो हमने भी एम्ब्रेस किया, और हमने उसकी वजह से वी वर एबल टू जनरेट मोर वेल्थ इन कैनेडा
एज अगेंस्ट इन व्हाट वी डिड इन दुबई. एक और चीज़ बहरोज़ मुझे ख्याल आ गया कि व्हाइल यू वर टॉकिंग एंड आई डिडंट वांट टू मिस दिस पॉइंट. तो इसमें एक और चीज़ जो लोग नहीं कंसिडर करते जब वो सोच रहे होते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन का, और बड़ा एक बेसिक सा ही क्वेश्चन है. काफ़ी सारी गैदरिंग्स में, इंडियन गैदरिंग्स, देसी गैदरिंग्स में आपको ये क्वेश्चन होगा कि यार चलो मिडिल ईस्ट चलते हैं क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा बनता है. अब आप ये नहीं सोचते कि जब आप मिडिल ईस्ट जाते हैं, ठीक है, स्पेंडिंग पैटर्न्स पे आज बल्कि एक पॉडकास्ट में भी बात हो रही थी मेरी कि स्पेंडिंग पैटर्न्स डिटर्मिन वेदर यू सेव और यू डोंट सेव, राइट. तो वो तो आपके कहीं भी स्पेंडिंग पैटर्न ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, चाहे आप मिडिल ईस्ट में हो चाहे आप नॉर्थ अमेरिका में हो. लेकिन जो मैं मिडिल ईस्ट की एक बात आपको बता रही हूँ वो ये है कि वहाँ पे ऑल्दो टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आपके एक तो स्पेंडिंग पैटर्न ज़्यादा है और अगर आपकी स्पेंडिंग पैटर्न नहीं भी ज़्यादा है तो आप बच्चों की फ़ीस दे रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डेंट होता है आपके पे चेक पे, बाय द वे, बिकॉज वहाँ पे जो स्कूलिंग सिस्टम है इट्स ऑल प्राइवेट, और उसमें जो है वो स्कूल फीस अफोर्ड करना जो है इट्स नॉट ईजी. स्पेसिफिकली अगर आप बहुत अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, टॉप टीयर स्कूल्स में, तो उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है. वो चीज़ आपको नॉर्थ अमेरिका में नहीं मिलेगी या यूरोप में नहीं मिलेगी, बिकॉज वहाँ स्कूल सिस्टम जो है वो ज़्यादातर पब्लिक स्कूल सिस्टम में लोग अपने बच्चों को भेजते हैं. जो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं फिर वो एक अलग ही कैटेगरी है, दे बेसिकली डोंट फॉल इन दिस डिस्कशन. लेकिन उसको अगर आप इक्वेशन में कंसिडर करें तो वहाँ पे आप नोट करेंगे कि forget about the spending pattern right now. Even this big amount that comes out of your paycheck for schooling is big in Dubai. True. और मैं जो बात कर रहा था, क्योंकि मैं एक पर्सनल फाइनेंस का कोर्स भी टीच करता हूँ, और उसमें जो पहली बात और जो पहला दिन होता है मेरा कोर्स का, उसमें मैं यही समझाता हूँ और यही बताता हूँ कि आप कितना भी पैसा कमा लें, अगर आपकी सेविंग पैटर्न नहीं है, अगर आप बजटिंग नहीं की हुई आपने, आप प्रॉपर सेव नहीं कर रहे. मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि $5 लाख जो है वो महीने के साल के कमाते हैं, एंड दे आर लिविंग स्टिल पे चेक टू पे चेक, बिकॉज इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, घर, गाड़ी, उसके अलावा इतनी स्पेंडिंग पैटर्न इतना हाई है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन सेव एनीथिंग. और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो $1 लाख में जो है साल के, दे आर एबल टू लिव गुड एंड दे आर एबल टू सेव एज वेल एंड जनरेट मोर वेल्थ. तो जितनी भी इनकम कमा लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपकी वेल्थ क्या है. वेल्थ का फ़र्क पड़ता है कि कितनी आप जो है वो सेविंग कर रहे हैं. और यहाँ जो है कल्चर बहुत डिफरेंट है. यहाँ शोबाजी का कल्चर कम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट रिलेटिवली कम है. हम सब रिलेटिव बातें कर रहे हैं. इसी तरह मैं बतूल से मुँह बात करता हूँ, जब मिडिल ईस्ट में जब हम थे दुबई में, बच्चे की जब बर्थडे होती थी तो वी वुड बी इन्वाइटेड इन दोज बर्थडेज, और हमारा बच्चा जाता था, एंड द पेरेंट्स वुड बी स्पेंडिंग लाइक अराउंड $5,000 इन ऑन दैट पर्टिकुलर बर्थडे, एंड यू गो लाइक यार दिस इज़ सो लेविश. तो आप जो है मतलब हम क्या करें, हम अपने बच्चे को इसमें ना भेजें, ये हो नहीं सकता बिकॉज इन्वाइटेड है. दूसरा, अगर बच्चा जा रहा है तो आपने भी इनवाइट करना है. आप जो है वो बिल्कुल $1,000 की तो बर्थडे नहीं करेंगे, यू विल बी स्पेंडिंग काइंड ऑफ द सिमिलर अमाउंट ऑफ मनी एज वेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट बस सारा कल्चर जो है वो एक दूसरे से इंस्पायर होके स्पेंडिंग का ज़्यादा है, एज अगेंस्ट टू व्हाट वी स्टार्टेड टू लर्न एंड बिहेव डिफरेंटली इन कैनेडा. Absolutely. दूसरी चीज़, again to add to Behrouz's point and not to go into a lot of detail, but to say कि ये मैंने दुबई में नहीं देखा था बाय द वे कि कोई जो है वो कॉफ़ी पे $1 बचा के जो है वो उस पर ब्रैग करे, या ये मैं आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि ये वो चीज़ें हैं कि जो यहाँ आपको बहुत नॉर्मल नज़र आएगा. लोगों का एटीट्यूड इस तरह का है इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पोजीशन देयर ऑन. यानी कि मेरी कुछ इस तरह के लोगों से भी बात हुई है मेरी और बहरोज़ की. हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो अपने यू नो लाइक ऑर्गेनाइजेशन के जो बहुत सुपीरियर पोजीशंस पे लोग हैं, यानी कि दे आर सिटिंग ऑन प्रॉबली VPs SVP लेवल. उन लोगों की भी बात बताते हैं कि दे कम बैक एंड दे ब्रैग अबाउट समथिंग, अ डील दे गॉट और समथिंग दे गॉट यू नो ऑन अ सेविंग्स या थिंग्स लाइक दैट, जो कि बाय द वे culturally is very inherent in North America, specifically in Canada by the way. ये चीज़ आप दुबई में या सऊदी में नहीं देखेंगे कि कोई आपको आके ये बताए कि ये मैंने सेल पे चीज़ ले ली है, या मैंने, आई एम नॉट सेइंग कि अगेन 5 उंगलियां बराबर नहीं है, यू वुड सी सच पीपल, बट इट्स नॉट द नॉर्म. वहाँ बड़े से बड़ी चीज़ ब्रांडेड, जितना ज़्यादा आप पैसा, जो कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना आपने पैसा दिखाना है कि जितना आपने स्पेंड किया उतना ही आपकी जो है वो आप कह सकते हैं कि आपकी वाह वाह होती है, जो कि यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है. रादर कि यू लुक डाउन अपॉन कि अगर आप एक मीडियोकर सी जॉब करते हैं और उसके बाद आप गाड़ी जो है वो एक बहुत मर्सिडीज़ चला रहे हैं, तो लोग दे वुड क्वेश्चन योर चॉइसेस
मतलब जो स्पेशली वाइट पॉपुलेशन है या जो लोग फ्रूगल हैं या जो लोग नॉट टू से वाइट पॉपुलेशन डजंट स्पेंड, आई एम जस्ट सेइंग दैट people who have been raised in a certain way in this culture, they would question these things and be like, are you able to afford this? How can you afford this when you are, living on a pay scale? क्योंकि हर एक को पता तो होता है कि आप किसी लेवल पे अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, people can tell what you make, right? तो वो चीज़ें जो है ना, जो शोबाजी, जो बहरोज़ ने वर्ड यूज़ किया था कि वो शो ऑफ करना उन चीज़ों पे, ब्रांड स्पेस पे, ये बहुत यहाँ पे इट्स नॉट कंसिडर्ड, नॉर्म ही नहीं है. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, अगला पॉइंट जो विच इज़ कॉजिंग पीपल टू लीव कनाडा इज़ वेदर. ऐसा नहीं कि वेदर कोई यहाँ के चेंज हो जाता है, लोगों को पता होता है वेदर ठंडा है, बट यहाँ के जब लोग एक्सपीरियंस करते हैं तो उनको आइडिया होता है कि वाकई ठंडा है. इट्स रियली कोल्ड. एंड द इशू इज़ नॉट कि बहुत ज़्यादा ठंडा है, द इशू इज़ कि वो ठंड जो है 6 महीने की होती है. तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस ठंड को एम्ब्रेस नहीं करते और वो घर बैठे रहते हैं उन 6 महीनों में, और 1 साल 2 साल और तीसरे साल तक वो डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि 6 महीने तो हमारी लाइफ है और 6 महीने लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती. अच्छा, हमने ये किया था, मैंने और बतूल ने, कि हमने पहला साल हमने भी ऐसे गुजारा. 6 महीने वी वर इंडोर्स एंड वी वर डिप्रेस्ड, एंड देन वी वर लाइक यार यहाँ हमने रहना है, हम यहाँ सेटल होने आए हैं, वी कांट लिव लाइक दिस. सो वी स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम द पीपल जो कि वहाँ के रहने वाले हैं कि वो कैसे ठंड को इन्जॉय करते हैं या ठंड में कैसे गुजारा करते हैं. सो उनके ठंड के स्पोर्ट्स हैं. सो वी स्टार्टेड टेकिंग अप दो स्पोर्ट्स. हमने स्कीइंग करना शुरू कर दी, हमने आइस स्केटिंग शुरू कर दी, विच वॉज वेरी फनी एज वेल. हम पहली बार आइस स्केटिंग कर रहे थे तो वी वुड वेयर द इंटायर बिग हेलमेट एंड गियर एंड जैकेट. गियरें तो चोट ना लगे, क्योंकि हमने आइस हॉकी का गियर पहन के चले थे. एग्जैक्टली, वी वोर आइस हॉकी गियर जिसमें वो सामने जाली भी लगी हुई थी. इट वॉज वेरी फनी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट, बट वी लर्नड. थोड़े गिरते पड़ते हमने जो है वो आइस स्केटिंग भी सीख ली. प्रॉब्ली तुम, यू नेवर फेल, राइट? No, you never fell. You were too careful. No. Fall I think you were too careful. I fell more than you. But in any case, I digress. So बहुत से लोग हैं जो विंटर को जो है embrace नहीं करते और इस वजह से उनको चैलेंज ही रहता है यहाँ. तो hence they are kind of waiting कि उनका जब पासपोर्ट हो जाए they will leave, which is fine. अगर आपको वाकई आप embrace नहीं कर सकें और 3 साल आपको हो गए और आपने 6 महीने अपने आप को लॉक रखा हुआ है, so Canada is not the place for you. You'd rather just go somewhere जहाँ आप ज़्यादा enjoy कर सकें. अच्छा, इसी से लिंक्ड एक पॉइंट है कि लोगों को जो है ना वो होम सिकनेस भी बहुत होने लगती है आफ्टर अ वाइल. शुरू में तो आप एक्साइटेड होते हैं, आप एक नई जगह पे आते हैं तो आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, खासकर जब आप सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट इशू दीज डेज एज वेल, कि आप जब देख रहे होते हैं कि वहाँ जी रमज़ान चल रहा है या वहाँ दिवाली हो रही है या वहाँ कोई भी एक त्यौहार आपके जो है वो बैक होम लोग जिस तरह उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और मज़े कर रहे हैं और एक साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दावतों में जा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो वो देख के आपको थोड़ी सी होम सिकनेस शुरू हो जाती है. तो अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ये नोट किया है कि लोग जो हैं वो इसलिए भी वापस जाना चाहते हैं बिकॉज आफ्टर टाइम दे गेट सो सिक ऑफ लिविंग इन, अगेन जैसे बहरोज़ ने कहा, ठंडा है, आपने एम्ब्रेस नहीं किया है, आपने अपने आप को बिज़ी नहीं किया है, आप ठंड की वजह से भी, क्लाइमेट की वजह से भी परेशान है. एट द सेम टाइम जो है वो ठंड में, बाय द वे विंटर में काफ़ी डिप्रेसिंग भी हो जाता है इफ़ यू आर जस्ट इनडोर्स. सो यू नीड टू गेट आउट, यू नीड टू गेट योर सेल्फ बिजी. तो ये सब अगर आप नहीं कर रहे हैं और साथ में आपको जो है वो घर भी याद आ रहा है, अपने घर वाले, अपने फैमिली मेम्बर्स, नेबर्स वगैरह सब जिनके साथ आप पले बड़े हैं या टाइम स्पेंड किया है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली दे बिकम सो बिग कि इवेंचुअली फिर ये होता है कि आप कहते हैं सॉरी, आई जस्ट क्विट एंड गो बैक. तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है. लेकिन अगेन लाइक जैसे पेरोज ने कहा था, अगर आप अपने आप को जब तक फुली इस कल्चर को, इस जगह को एम्ब्रेस नहीं करेंगे और यहाँ अपना एक सोशल सर्कल नहीं बनाएंगे, अब तो इतने देसी आ गए हैं, यू कैन ईजिली मेक अ सोशल सर्कल फॉर योर सेल्फ एंड पीपल हैव इवन ब्रॉट देयर फैमिलीज़. लोगों ने अपने पेरेंट्स को ले आए हैं. सुपर वीज़ा पे भी हमने एक बहुत बाय द वे वीडियो बनाई है उस प्रोसेस पे कि अगर आप यहाँ नॉर्थ अमेरिका आना चाहते हैं, यू वांट टू नो कि सुपर वीज़ा क्या होता है. सुपर वीज़ा इज़ बेसिकली अ वीज़ा फॉर द पेरेंट्स, अ लॉन्ग टर्म वीज़ा जो कि कनाडा फैसिलिटेट करता है. इट्स वन ऑफ द ओनली कंट्रीज़ बाय द वे हु मेक्स इट पॉसिबल. इट्स कॉल्ड अ फैमिली रीयूनियन वीज़ा, जिसमें कि पेरेंट्स आके यहाँ पर अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, एल्डरली पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय द वे. सो नॉट जस्ट योर पेरेंट्स बट ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल. तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, उसमें हमने बताया है कि कैसे आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं और तो वो सब चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं प्रोवाइडेड कि यू वांट टू डू देम. एंड अगेन डिपेंडिंग कि आपका फैमिली सेटअप बैक होम ऐसा है कि दे वांट टू कम हियर. अ लॉट ऑफ टाइम्स फैमिलीज दे डोंट वांट टू मूव. तो उस केस में येस इट मेक्स मोर सेंस कि वो सारे लोग जिनके के पेरेंट्स वहाँ हैं, एल्डरली हैं, उनके लिए बहुत मोटिवेशन होती है टू गो बैक एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस. एंड इसमें फिर वी डोंट हैव any such comments. ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस और चॉइस है. इसमें obviously a lot of people they go back. Cool.
सो मूविंग फॉरवर्ड, जो अगला पॉइंट मेरे पास है, इट्स अराउंड हेल्थ केयर. अच्छा, हेल्थ केयर पे बतूल ने एक एक्सटेंसिव वीडियो बनाई जिसमें उसने सारा समझाया कि कनाडा के हेल्थ केयर रिलेटेड चैलेंजेस या बेनिफिट्स क्या हैं. However, what I want to say here is the reason healthcare is causing people to leave is because, जिस तरह मैंने पहले कहा, कि बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ रहे हैं. Canada is one of the countries जो कि ऑफिशियली हाईएस्ट नंबर्स ऑफ इमिग्रेंट जो है वो लेता है. उसकी वजह से हुआ ये कि लोग बहुत हैं बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है दैट हैज़ बीन स्लो. सो लेट्स से जितने लोग आ रहे हैं उस स्पीड से हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे हैं, उस स्पीड से डॉक्टर्स या स्टाफ अवेलेबल नहीं है. तो बहुत चैलेंज होता है फॉर यू टू ईजिली गेट, स्पेशली जब प्राइमरी केयर की बात आती है. प्राइमरी केयर इज़ रिलेटेड टू यू गोइंग टू योर फिजिशियन, या आपको कोई इमरजेंसी में जाना है, या अपना कोई चेकअप कराना है रेगुलर. ये जो रेगुलर चीज़ें हैं इसमें हेल्थ केयर का एक्सेस लेना बहुत मुश्किल है. हमको थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ इससे. वो फ़ायदा ये हुआ क्योंकि जब हम दुबई में थे तो बच्चे को अगर हमारी छींक भी आती थी, वी वुड जस्ट रन टू द हॉस्पिटल, और उसको दवाइयाँ भी दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं. यहाँ हमको पता है कि बच्चे को अगर छींक आई है और बुखार हुआ है, 1 रात 2 रात बुखार हुआ है, तो हम एफर्ट ही नहीं करते हॉस्पिटल जाने की या किसी इमरजेंसी में, बिकॉज हमको पता है कि वहाँ हमको कोई एंटरटेन नहीं करेगा. और बाय द वे बेरोज, इस पे आज ही मैं ट्विटर पे देख रही थी, किसी ने शेयर किया था कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कनाडा में. मतलब आप यू बिकम रिजिलियंट टू दीज थिंग्स. और बल्कि आप जो है यू वेट इट आउट. आप अपने आप को सेल्फ मेडिकेट नहीं करते, आप डॉक्टर के पास छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं भागते. तो उसमें ये होता है कि योर इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बिकम्स स्ट्रॉन्गर एंड यू लिव आउट योर इलनेस. तो वो ये खासकर ये जो मामूली सी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम अक्सर इनको सीरियस समझ के और डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, अ लॉट ऑफ टाइम्स इवन पेट ख़राब या ये सारी चीज़ें, ये इसका एक कोर्स, दे रन देयर कोर्स एंड देन दे फिनिश ऑफ एंड दे मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्गर. तो यहाँ लोग जो है दे बेसिकली लेट इट रन इट्स कोर्स एंड दे स्टे इंडोर्स, और वो अपने टोटके वगैरह इस्तेमाल करके जो है वो अपने आप को सही कर लेते हैं. बट खैर, ये तो हम छोटी सी बीमारी की बात करें विच इज़ बेनिफिट. लेकिन अगर किसी का कोई सीरियस इशू हो तो उसको चैलेंज होता है. फॉर इंस्टेंस, अगर आपके बच्चे को जो कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो या ऑटिस्टिक हो या कोई और चैलेंज हो जिसमें आपको रेगुलर हेल्प चाहिए. आई रिमेंबर व्हेन वी वर लिविंग कनाडा, देयर वाज बिग ह्यू एंड क्राई विद रिगार्ड्स टू ओंटारियो की गवर्नमेंट में कि जो नंबर ऑफ ऑटिज्म केसेस हैं उनको डील नहीं किया जा रहा है इन कनाडा, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड इट एज वेल. तो ये एक एग्जांपल. इसी तरह अगर आप इमरजेंसी में जाएंगे, मे बी बतूल कैन गिव सम एग्जांपल्स एज वेल, जहाँ अगर जब तक लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो आप को अटेंड नहीं किया जाता. और वो ट्रियाज हम इसे कहते हैं. जो नर्सेज और डॉक्टर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो तो ये समझ सकेंगे. ट्रियाज कहते हैं कि बेसिकली एक स्केल होता है वहाँ पे इमरजेंसी में, कि जिसमें कि वो डिटर्मिन करते हैं. अगेन ये हर इमरजेंसी, हर हॉस्पिटल का डिफरेंट स्केल है डिपेंडिंग कि उनके पास किस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं. कनाडा में हमारे पास जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और देखा ये गया है कि जो अगर एल्डरलीज यानी सीनियर सिटीजन्स गए हैं फॉर अ हार्ट अटैक या इवन फॉर अ स्लाइट पेन इन एनीवेयर या कोई सीजर है, उनको फ़ौरन अटेंड किया जाता है बिकॉज ऑफ द एज. और अगर कोई यंग है यानी छोटा बच्चा है, उसको चाहे कुछ भी हो जाए, उसने अगर अपनी हड्डी भी टूट गई है उसकी, या उनको फ्रैक्चर हो गया है, उसको वो वहीं पे इमरजेंसी में थोड़ा सा पेन मैनेजमेंट करके उसको वो वेट करवाते रहेंगे जब तक कि बेड्स खाली नहीं हो जाते. तो बेसिकली ये नहीं है कि अटेंड नहीं करते, कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द बर्डन ऑन द सिस्टम, जो कि बहरोज़ ने जैसे कहा. ये इतने इमिग्रेंट्स ले चुके हैं कि अब इनका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इट हैज़न्ट केप्ट अप. आई वुडंट से इट हैज़ कोलैप्स्ड, इट हैज़न्ट केप्ट अप. तो जैसे कि अगर इन्होंने इमिग्रेंट्स जिस हिसाब से लिए हैं उस हिसाब से अपनी फैसिलिटीज़ को भी अगर एक्सपैंड करें, जो कि गवर्नमेंट कर रही है लेकिन बहुत स्लो है, तो उस वजह से बर्डन पड़ गया है. और जो लोग ख़ासकर जिनकी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस हैं उनके लिए बेस्ट है कि वो वाकई वापस चले जाएं, बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑप्शन हेयर टू स्टे एंड यूज़ द हेल्थ केयर सिस्टम. और एक और बात ये कि यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम पब्लिक भी है, सो इट्स फ्री. तो ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होने के ये एक डिसएडवांटेज भी है कि जब वो फ्री होता है. इसी तरह मैंने सुना है NHS में भी, यूके में भी, इट्स अ सिमिलर इशू विच इज़ इट्स नॉट 100%. यू फेस द सेम ट्रबल्स, सेम चैलेंजेस, बिकॉज वो फ्री है, वो पब्लिक सिस्टम है. US में हम रहते हैं, इट्स वेरी इजी बिकॉज सब पेड है, हम अपनी जेब से पे करते हैं इंश्योरेंस, मेडिकल, एंड बिकॉज वी आर पेइंग दैट्स व्हाई वी गेट अ बेटर ट्रीटमेंट. बट इन कैनेडा यू डोंट पे, लाइक यू पे द टैक्सेस विच आर हाई बट यू डोंट पे एग्जैक्टली फॉर द मेडिकल. चाहे आपका मेडिकल ज़्यादा हो, रिक्वायरमेंट या कम हो, आप टैक्स तो उतना ही पे करते हैं. तो उसकी वजह से जो है देयर इज़ मोर बर्डन एंड इट्स पब्लिक सिस्टम, सो हेंस उसकी सर्विस की क्वालिटी वो नहीं होती जो कि US में होती है. फिर एक और टॉपिक है जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, और इस पे जो है वो अगेन हर एक का एक डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल आर मूविंग
ख़ासकर जो देसी पॉपुलेशन है, बिकॉज ऑफ द वोकिज़म, या जिसे हम कह रहे हैं कि ये जो आजकल जेंडर डाइवर्सिटी हो गई है या जेंडर आइडेंटिटी की, जिसको एक्सेसिबिलिटी आप कह सकते हैं, जो बच्चों तक आ गई है कि बच्चों को भी ये ऑफ़र हो रहा है कि इफ़ दे वांट टू चेंज देयर जेंडर, या LGBTQ जिसे हम कहते हैं प्लस प्लस प्लस, इस तरह की जो डिफरेंट इश्यूज़ जो आप फेस कर रहे हैं, जो कि आपके कल्चर से हटके हैं या आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ से हटके हैं, वो सारी जो प्रॉब्लम्स देसी पॉपुलेशन जो यहाँ फेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कैनेडा, बिकॉज कैनेडा एक बहुत लिबरल कंट्री है, इट्स अ वेरी लिबरल सोसाइटी। तो उसमें क्योंकि दे आर एक्सेप्टिंग ऑफ ऑल रिलीजन्स, ऑल कल्चर्स, तो ये भी एक उसका हिस्सा ही समझा जाता है। जेंडर डाइवर्सिटी, LGBTQ, वोकिज़म, ये सारी चीज़ें जो हैं, दे कंसिडर देम इक्वल, जैसे कि वो आपके रिलीजियस वैल्यूज़ और आपके कल्चरल नॉर्म्स और सब चीज़ों को कंसिडर करते हैं, उसी तरह वो कहते हैं कि इनका भी हक है और इनको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। अब ये उनका तरीका है कि वो किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। वो स्कूल्स में भी जो है वो इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को। तो ये इन चीज़ों से डेफिनेटली हमारी देसी पॉपुलेशन जो है, बहुत से लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मसला है, एंड दे डू नॉट वांट टू रेज देयर किड्स हियर बिकॉज ऑफ द सोल रीज़न के उनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो उससे मैच नहीं करता, और बच्चे जो हैं वो उनके उस वैल्यू सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि या कर सकते हैं, तो देयर इज़ अ रिस्क, तो दे डोंट वांट टू स्टे इन दिस सोसाइटी एंड दे वांट टू मूव आउट, स्पेशली उस टाइम पे जब बच्चे छोटे हैं। ज़ाहिर है वो लोग जिनके बच्चे अभी यूथ या टीन एज में आ चुके हैं, उनको तो ज़्यादा इससे इशू नहीं है बिकॉज दे कैन मैनेज दैट, लेकिन वो बच्चे जो छोटे हैं वो इससे इम्प्रेशनेबल होते हैं, उनका दिमाग वो इससे ले सकते हैं, इससे एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये वाकई में चैलेंज है, और अगर आप उस ख़ित्ते से बिलोंग करते हैं या उस माइंडसेट से बिलोंग करते हैं कि यू डू नॉट वांट टू टॉलरेट दिस एट ऑल, देन येस इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू ईदर मूव बैक होम टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और टू मूव बैक टू द मिडिल ईस्ट, जहाँ से अगर आप आए हैं, या अगर आप मिडिल ईस्ट से नहीं भी आए तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है लोगों के पास टू, कि एक मिडिल ग्राउंड है टू गो देयर एंड सेटल देयर। तो ये है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपको चाहिए कि हम इस टॉपिक पे और बात करें इन टर्म्स ऑफ हाउ टू एजुकेट योर किड्स, तो हम तो एक्सपर्ट्स नहीं हैं, बट वी कैन ऑलवेज कॉल इन सम एक्सपर्ट और समवन who's better than us in terms of managing with their kids this dialogue and this discussion, और वो ऐसे सोसाइटी से बिलोंग भी करते हैं जहाँ उनको इस चीज़ों से कंसर्न है। तो लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड मे बी वी कैन इनवाइट सम गेस्ट एज वेल। हमने कोई गेस्ट अब तक बुलाया नहीं है, बट दैट कुड बी अ थिंग एज वेल। वी कैन स्टार्ट इनवाइटिंग सम गेस्ट ऑन द चैनल एज वेल एंड स्टार्ट टॉकिंग दिस। अच्छा, लास्ट पॉइंट दैट आई वांट टू मेक इज नो फॉल्ट ऑफ कैनेडा, इज जस्ट बिकॉज देर आर अपॉर्चुनिटी समवेयर एल्स, एंड लोगों को लगता है कि उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रही है। जिस तरह बहुत से लोग जब कनाडा मूव हुए थे तो ये सोच के हुए थे यहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी, अब कनाडा से बेहतर अगर कोई और अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो पीपल कैन ऑलवेज मेक अ चॉइस एंड मूव। उसमें एक रीज़न ये है कि इस वक्त जो दुनिया में की बूमिंग इकोनॉमीज़ हैं वो US है, सऊदी, मिडल ईस्ट एंड इंडिया। सो इफ़ यू फाइंड अ गुड जॉब, अ गुड सैलरी, अ गुड अपॉर्चुनिटी इन US, in Saudi, maybe in India as well, then maybe it's your opportunity to say nothing wrong with Canada, but I would like to tap into this opportunity. This is exactly why we came to US. There was nothing wrong with Canada per se. There were challenges. और हम इस पर भी स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमको हमारे चैलेंजेस क्या थे, स्पेशली जो जितने भी हमने चैलेंजेस की बात की है इसमें से कुछ हम रिलेट कर पाते हैं, कुछ जो है हमको पता है कि हैं, बट वी वर एबल टू फाइंड अ वे अराउंड इट। तो हम उस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि हम क्यों US मूव किए, बट उसमें एक बड़ी रीज़न थी वाज अपॉर्चुनिटी। सो इस वजह से भी लोग जो हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम वन कंट्री और द अदर, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल लीव कैनेडा एज वेल। तो ये जो वीडियो आज हमने बनाई है इसका मकसद बेसिकली यही था, टू एजुकेट पीपल, स्पेशली वो लोग जो कि बाहर से बैठ के ये देख रहे हैं और दे वांट टू अंडरस्टैंड कि क्यों लोग कनाडा छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल हु हैवंट येट मूव्ड टू कनाडा और टू आउटसाइड ऑफ वेरेवर यूर लिविंग इन साउथ एशिया, उनके दिमाग में ये सवाल होता है कि भाई इतने लोग जो जा रहे हैं वो वापस क्यों आ रहे हैं। तो ये वो कुछ रीज़न्स हैं जो हम ये आपसे शेयर करना चाह रहे थे कि आपको मालूम हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये वो रीज़न्स हैं जिनकी वजह से, जैसे कि आप XYZ को जानते हैं जो कि लेट्स से हैज़ मूव बैक, मे बी ये सारे रीज़न्स उनके हों ही ना, बिल्कुल एक अलग से हट के उनका कोई पर्सनल रीज़न हो, लेकिन ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको कि ज़्यादातर हमने देखा है कि ये रीज़न्स हैं जो कि लोगों को मोटिवेट करते हैं टू मूव बैक। तो ये अगेन हमारा ओपिनियन है, और ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने ऑब्ज़र्व की हैं, लोगों से बात की है और उससे हमें मालूम चला है, और वो हमने आपसे यहाँ शेयर की हैं।
कमेंट्स में आप प्लीज़ डू शेयर योर ओपिनियन या एनीथिंग, एनी क्वेश्चन क्वेरीज यू हैव, और उसको फिर हम अपनी या किसी और वीडियो में टैकल करेंगे, या ये कि आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स दे देंगे. देयर वाज लाइक एंड सब्सक्राइब का लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें. और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आई एम श्योर आपको एक और वीडियो बहुत अच्छी लगेगी हमारे चैनल पे, जिसमें हमने बात की है कि नॉर्थ अमेरिकन और एशियन एजुकेशन में क्या फ़र्क है. कुछ लोगों को एक पसंद है, कुछ लोगों को एक पसंद है. स्पेशली जो हम एशियंस हैं, हमको लगता है कि एशियन एजुकेशन बेहतर है. सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर. अदर देन दैट एक और वीडियो है जिसमें हमने बात की है कि कनाडा में बच्चों को रेस करने के क्या चैलेंजेस हैं. तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो हेयर. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.